हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ए इनवर्स ज्ञात करना सिखाया था। उसके 3 क्वेश्चन बताए थे। उसी तरह से जो भी क्वेश्चंस हैं वो लगा लीजिएगा। इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, सारणिक। देखिए, आव्यूह अगर अच्छे से पढ़ लिया तो सारणिक समझ में आ जाएगा। आव्यूह के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आव्यूह जो शुरुआत की थी तो हमने बताया था आव्यूह की परिभाषा। आव्यूह की परिभाषा क्या होती है? एम एन अवयवों को, सबसे पहली परिभाषा, सबसे पहले नंबर पर अवयव की बात करते हैं। एम एन अवयवों को एम क्षैतिज रेखाओं और एन ऊर्ध्वाधर रेखाओं में व्यवस्थित करने के पश्चात जो हमारी सारणी बनती है, अर्थात कुछ पंक्तियां बनती हैं और कुछ स्तंभ बनते हैं, उस सारणी को ही हम क्या बोलते हैं? आव्यूह बोलते हैं। आव्यूह के जो भी अवयव हैं पंक्तियों के, स्तंभों के, वो बड़े कोष्ठक के अंतर्गत लिखे होते हैं। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता। आप देखते हैं सारणिक क्या होता है। सारणिक जो होता है उसमें जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ होंगे। सारणिक कह लीजिए वर्ग आव्यूह का मॉड कह लीजिए होता है कि वर्ग आव्यूह कोई होगा, उसका निरपेक्ष मान जो होता है उसे हम सारणिक कहते हैं। तो सारणिक में जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ होंगे। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सारणिक एन स्क्वायर, जैसे या फिर ये लिखे एन क्रॉस एन अवयवों को, एन गुणे एन अवयवों को, एन गुणे एन अवयव हैं इसमें कुल टोटल। ये लिखा हुआ है, क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए एन पंक्तियां हैं और एन स्तंभ हैं, इसलिए अवयवों की संख्या हो जाएगी एन क्रॉस एन। तो जब हम एन स्क्वायर अवयवों को एन पंक्तियों और एन स्तंभों में व्यवस्थित करते हैं और ये जो निकाय बनता है उसको हम 2 ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाओं के बीच लिखते हैं, तो इस प्रकार बना निकाय क्या कहलाता है? सारणिक कहलाता है। सारणिक में जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ होंगे। अब यदि इसको लिखें हम तो लिखेंगे सारणिक जो डेल्टा से व्यक्त किया जाता है। सारणिक को डेल्टा से व्यक्त किया जाता है या अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी बड़े अक्षर से आप लिख दीजिए, डी से भी व्यक्त किया जाता है इसको। डी मीन्स डिटर्मिनेंट्स, ये इंग्लिश में होता है ये। तो जो ये सारणिक होते हैं इसमें एन स्क्वायर अवयवों को एन पंक्तियों और इन स्तंभों में व्यवस्थित करके 2 ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाओं के बीच रख दिया जाता है। और जो सारणिक को डेल्टा से व्यक्त करते हैं और इसका कोई मान होता है, संख्यात्मक मान होता है। सारणिक जो होता है उसका कोई संख्यात्मक मान होता है। सारणिक में जितनी पंक्तियां होती है उतने ही स्तंभ होते हैं। अब यदि इसकी हम कोट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, डेल्टा एन कोटिका सारणिक है, ये लिखेंगे। डेल्टा एन कोटिका सारणिक है। जब कभी ये लिखना होगा कि कोटि क्या है तो केवल पंक्तियों या स्तंभों की संख्या में से केवल एक को हम लिख देंगे। इसके बाद में इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? पदों की संख्या जब हम इसका विस्तार करेंगे तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? तो पद आएंगे एन फैक्टोरियल, जहाँ एन पंक्तियों की या स्तंभों की संख्या है। और तीसरा जो पॉइंट है कुल अवयवों की संख्या। सारणिक में अवयव कितने हैं, जैसे अवयव हम देखते थे आव्यूह में, उसी प्रकार इसमें भी अवयव देख लिए जाएंगे। तो एन क्रॉस एन कितने अवयव हैं? एन स्क्वायर, जहाँ एन पंक्तियों या स्तंभों की संख्या है। अब इसके बाद सारणिक की जरूरत क्या पड़ी? सारणिक का उपयोग किसमें किया जाता है? युगपत समीकरणों को हल करने में या रैखिक समीकरणों को हल करने में किया जाता है। जैसे देख लीजिए, एक समीकरण हमने लिखी है, a1x + b1y = 0 कर दिया, और a2x + b2y ये भी = 0 कर दिया। तो इन दोनों समीकरणों को, 0 हो भी सकते नहीं भी हो सकते, इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए इस तरह से जो समीकरण हैं, और ऐसी ही नहीं, ऐसी भी समीकरण हो सकती है, a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2 = a3x + b3y + c3z = d3। ये जो दोनों हमने लिखे, ये जो ऊपर एक निकाय समीकरण निकाय लिखा हुआ है जिसमें 2 समीकरण हैं, 2 चर हैं, इसमें 3 समीकरण है,
तीन चर हैं। तो यहाँ पर और ये समीकरण है कैसी, रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि सभी में x और y या z है तो उसकी भी घात एक है, सभी चर की घात एक है, इसलिए रैखिक समीकरण है। तो सारणिक का उपयोग रैखिक समीकरणों को हल करने में किया जाता है और इस चैप्टर के अंत में यही हम पढ़ेंगे, रैखिक समीकरणों को सारणिक के सिद्धांतों का प्रयोग करके हल करना। तो सारणिक होता क्या ये बता दिया, सारणिक का उपयोग रैखिक समीकरणों को हल करने में किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अब सारणिक में कोफैक्टर एंड माइनर, हिंदी में बोलेंगे तो लिखेंगे उपसारणिक और सहखंड। ये देखते हैं, देखिए उपसारणिक और सहखंड। उपसारणिक को इंग्लिश में कहते हैं माइनर और सहखंड को बोलते हैं कोफैक्टर। इसलिए इसको हम लिखेंगे कैपिटल M से और इसको लिखेंगे कैपिटल C से। अब क्यों कैपिटल M कैपिटल C से लिखेंगे अभी पता चल जाएगा। देखिए उपसारणिक की परिभाषा हम पहले लिखते हैं। उपसारणिक क्या होता है? उपसारणिक, उपसारणिक किसी अवयव का होता है। सारणिक में जो भी अवयव हैं उन्हीं अवयवों के उपसारणिक होते हैं। जैसे इस सारणिक में हमने लिखा, ये कोट 3 का एक सारणिक लिखा हुआ है, इसमें 9 अवयव हैं, 3 स्तंभ हैं, 3 पंक्तियां हैं, तो कुल अवयव होंगे 9। अवयवों की संख्या का सूत्र हमने लिखा था n²। और यहाँ पर प्रत्येक अवयव का उपसारणिक होगा, ऐसा नहीं कि B3 का ही होगा। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 सभी अवयवों का उपसारणिक होगा। तो उपसारणिक को कैसे लिखते हैं ये समझ लीजिए। जैसे अवयव लिखे हम A11 लिखे तो इसका जो उपसारणिक होगा उसको हम कैसे व्यक्त करेंगे? A11 का उपसारणिक, इसको लिखते हैं हम M11। किससे लिखते हैं? M11। जो अवयव है, जिस अवयव का उपसारणिक लिख रहे हैं तो उस अवयव को स्मॉल a से प्रदर्शित किया जाता है। और जो नीचे ये 1 लिखा हुआ है, इसमें पहला नंबर, पहली संख्या जो है पंक्ति को निर्धारित करती है और दूसरी संख्या स्तंभ को। ठीक वैसे जैसे आव्यूह में। तो यहाँ पर भी पंक्ति और स्तंभ वही रहेगा, बस एक ही जगह पर M आ जाएगा और इसका अर्थ है A11 का उपसारणिक। अब ये उपसारणिक होता क्या है? किसी भी अवयव की पंक्ति व स्तंभ को हटाने के पश्चात जो सारणिक शेष बचता है उसे हम उपसारणिक कहते हैं। किसी भी अवयव की पंक्ति व स्तंभ को हटाने के पश्चात जो भी सारणिक शेष बचता है उसे हम उपसारणिक कहते हैं। तो यहाँ पर अवयव है A11, अर्थात क्या किया, ये जो सारणिक था इसमें A11 पहली पंक्ति, पहले स्तंभ का अवयव ये है A1। तो यहाँ पर इसके सामने का स्तंभ हमने हटा दिया, मतलब ये हमको नहीं लेना। इसके सामने की पंक्ति हमने हटा दी तो B1 C1 हट गए, स्तंभ हटा तो A2 A3 हट गए। तो जो बचा वो सारणिक जो लिखा जाएगा वो A11 का सारणिक होगा। जो बचेगा तो बचेगा B2 B3 पहले स्तंभ में और दूसरे स्तंभ में बचेगा C2 C3, ये बचेगा यहाँ पर। ऐसे ही यदि लिखे हम A12 का उपसारणिक तो देखिए जो अवयव, जिस अवयव का उपसारणिक लिख रहे हैं उस अवयव की पंक्ति स्तंभ हटा देंगे, इसको लिखेंगे M12। जो ये नीचे अंक लिखेगा ये नहीं बदलते हैं, बस एक ही जगह पर M हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का उपसारणिक लिख रहे हैं तो पहली पंक्ति हट जाएगी, पहली पंक्ति हट जाएगी और दूसरा स्तंभ हट जाएगा। तो जो बचेगा वो लिख देंगे, तो बचेगा A2 A3 C2 C3। इस तरह से प्रत्येक अवयव का उपसारणिक लिख लिया जाएगा। जैसे अब हम कहें A33 का उपसारणिक, A33 का उपसारणिक तो देखिए A33 में किस पंक्ति किस स्तंभ का अवयव है? ये तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, तो इसको हम लिखेंगे M33। ये उपसारणिक की बात हो रही। तो यहाँ पर 33 है तो तीसरी पंक्ति हट जाएगी और तीसरा स्तंभ हट जाएगा, अर्थात A3 B3 C3 हट गए, C1 C2 C3 हट गए। तो यहाँ पर जो बचा वो लिख लेंगे। तो बचेंगे ऊपर के A1 A2 बच जाएगा और B1 B2 बच जाएंगे। तो ये होता है उपसारणिक। ये उपसारणिक होगा, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम आते हैं सहखंड, सहखंड पर, कोफैक्टर जिसको बोलते हैं। तो जिस प्रकार उपसारणिक को, अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, स्मॉल में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भी एक सारणिक है। तो सारणिक को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी बड़े अक्षर से लिखा जाता है। चूँकि ये उपसारणिक है, इसकी इंग्लिश होती है माइनर, इसलिए हमने M से
से लिखा तो उसमें समझने में आसानी रहेगी। माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A33। तो यहाँ पर अब इसके बाद सहखंड पढ़ते हैं। सहखंड की इंग्लिश होती है कोफैक्टर, तो इसको हम कैपिटल C से लिखेंगे। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है CIJ बराबर होता है -1 की पावर I प्लस J, और ये हो जाएगा MIJ। तो ये जो है ये है सहखंड। ये जो CIJ लिखा हुआ है सहखंड है। किसका सहखंड है? जो इसके नीचे लिखी गई है पंक्ति और स्तंभ का मान, तो ये उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ होगी जिस अवयव का सहखंड हम ज्ञात कर रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया C11 अर्थात पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव का सहखंड, C12 पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव का सहखंड। अब इसके बाद सूत्र क्या होता है? -1 की पावर में I प्लस J लिखते हैं, अर्थात यहाँ 1 लिखा तो यह 1 + 1 होगा, 1 2 लिखा 1 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा M11। I J का मान समान रहेगा। जैसे यहाँ पर 1 2 हमने कर दिया, मिलाइए I का मान 1 है और J का मान 2 है, तो ये हो जाएगा। ये बाकी वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पर ध्यान देना है कि I प्लस J हो जाएगा। पंक्ति जो है और स्तंभ जो है उसको -1 की पावर में रख कर जोड़ देंगे, और यहाँ M12 आ जाएगा। अच्छा, M12 क्या है? ये माइनर ऑफ A12 पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव का उपसारक। उपसारक हमने निकालना बता दिया है। तो इस तरह से यदि हम उपसारक सीख गए हैं तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम क्या निकाल सकते हैं? सहखंड निकाल सकते हैं। इसमें चिन्ह याद नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि प्लस माइनस इस तरह से याद नहीं करने पड़ेंगे। चिन्ह प्लस का होगा तो आएगा प्लस का, माइनस का होगा तो माइनस का आएगा। जैसे हम लिखते हैं A11 का क्या सहखंड, A11 का सहखंड, या कहीं कहीं किताबों में सहखंडज लिखा, इसको लिखेंगे C11। क्या लिखेंगे? C11। A11 का सहखंड C11। जिस प्रकार A11 का उपसारक M11 था वैसे ये C11 हुआ। तो ये -1 की पावर में I प्लस J है तो 1 + 1 हो जाएगा, और ये M11 आएगा। अब -1 की पावर में 2 हो जाएगा। M11 का मान रख देंगे। ये माइनर अर्थात तो उपसारक है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव का, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा देंगे, जो बचेगा वो लिख लेंगे। तो B2 B3 C2 C3 ये हो जाएगा। इसी तरह से हम पढ़ते हैं C21, तो -1 की पावर 2 + 1 M21। तो यहाँ पर मान रख देंगे -1 की पावर 3। M21 की बात करेंगे तो दूसरी पंक्ति हटेगी और जो पहला स्तंभ है वो हट जाएगा, बचेगा B1 B3 और C1 C3। तो ये B1 B3 आएगा और ये आ जाएगा C1 C3। ये जो -1 की पावर I प्लस J है इससे सहखंड का चिन्ह निर्धारित होता है, और MIJ ये उपसारक है। उपसारक में चिन्ह की कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन यदि सहखंड की बात करेंगे तो हम यहाँ पर चिन्ह की भी बात करेंगे। -1 की पावर I प्लस J करेंगे तो या तो ये प्लस का आएगा या तो माइनस का। -1 की पावर में जब कभी सम संख्या होगी तो ये प्लस का आएगा, और -1 की पावर में विषम संख्या होगी तो ये माइनस का आ जाएगा। इस तरह से उपसारक और सहखंड क्लियर हो गए। ये इसमें अवयव जितने हैं, किसी भी सारक को ले लीजिए, जितने अवयव होंगे उसके सहखंड भी उतने ही होंगे। यहाँ पर 9 अवयव हैं तो 9 अवयव के 9 सहखंड होंगे, 9 उपसारक बनेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर उपसारक और सहखंड समझ लिए हमने। अब हम सारक का विस्तार पढ़ते हैं। अब हम सारक का विस्तार पढ़ते हैं। सारक का विस्तार देखिए, सारक जो होते हैं उसमें जितने स्तंभ उतनी ही पंक्तियां होंगी। तो हम शुरू करते हैं 2 पंक्तियों और 2 स्तंभ से। सबसे पहले नंबर पर हम ऐसा सारक लिखते हैं जिसमें केवल 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, A1 B1 A2 B2। इस सारक में 2 पंक्तियां हैं
और 2 स्तंभ हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कोटि 2 का सारणिक है। सारणिक का जब हम विस्तार करते हैं तो कोई संख्यात्मक मान इसका आता है और वही सारणिक का मान कहा जाता है। तो सारणिक का जो मान होता है वो संख्यात्मक होता है, लेकिन आव्यूह का मान संख्यात्मक नहीं होता, वो केवल एक निकाय है। और सारणिक का कोई संख्यात्मक मान होता है, उसका मान हम ज्ञात करते हैं। तो विस्तार हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर, ये नंबर 1 पर हम 2 कोटि, अब जैसे एक ही लिखा इस तरह से लिख दिया जाए, एक कोटि का, तो ये डायरेक्ट ये A1 इसका मान ही आ जाएगा, बस काम खत्म हो गया इसका। तो हम कोटि 2 से पढ़ते हैं। कैसे हम करेंगे इसका विस्तार? तो देखिए यहाँ पर विस्तार करने के लिए बहुत ही आसान है। A1 की गुणा हम इसके विकर्णतः जो सम्मुख है उससे कर देते हैं। तो A1 की गुणा हम कर देंगे B2 से और फिर माइनस लगाएं, क्योंकि हमने इसकी गुणा इससे की, फिर क्रम बदला तो माइनस लग गया, और A2 की गुणा B1 से कर देंगे, A2 की गुणा B1 से। तो जो ये A1 की गुणा पहले हमने B2 से कर दी, विकर्णतः जो सामने है उससे गुणा कर दी, A1 की गुणा B2 से, तो A1 B2 आ गया। और यहाँ पर A2 की गुणा हमने B1 से कर दी, लेकिन जब क्रम बदला तो हमने चिन्ह भी बदल दिया, ये प्लस का था और ये किसका था, माइनस का। दूसरे शब्दों में हम ये देखते हैं, यहाँ पर चिन्ह देख लेते हैं भाई, इस अवयव के लिए पंक्ति स्तंभ का मान क्या होगा, पंक्ति 1 स्तंभ भी 1। तो जो चिन्ह के लिए प्रणाली अपनाई जाती है वो ये है, किसी भी अवयव का चिन्ह देखने के लिए वो प्लस का लिया जाएगा विस्तार में या माइनस का लिया जाएगा, इसका प्रयोग करते हैं। -1 की पावर i प्लस j का, i उस अवयव की पंक्ति का मान है और j उस अवयव के स्तंभ का मान है। तो यदि हम यहाँ पर चिन्ह प्रणाली देखते हैं तो A1 की चिन्ह प्रणाली क्या हो जाएगी, A1 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, तो ये -1 की पावर में 1 + 1 आ जाएगा। यहाँ -1 की पावर में जो A2 है 2 + 1 आ जाएगा। यहाँ -1 की पावर में 1 + 2 आ जाएगा। और यहाँ जो B2 है -1 की पावर में, इसके लिए 2 + 2 आ जाएगा। तो देखते हैं ये आएगा क्या, तो ये आएगा -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3, -1 की पावर 4। तो यहाँ पर ये आएगा प्लस का, यहाँ आएगा माइनस का, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो ये देख लीजिए, ये है इसके लिए, इन अवयवों के लिए चिन्ह। यहाँ पर हमने प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार कर दिया है। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष जब हम इसका विस्तार करेंगे तो A1 के गुणे में B2 आएगा। देखिए A1 प्लस का था, इसलिए A1 की जिससे भी गुणा होगी वो प्लस का ही रहेगा। इसके बाद जब B1 पर पहुंचे तो देखिए B1 का चिन्ह माइनस का हुआ, इसीलिए बीच में माइनस लग गया। B1 की गुणा A2 से होगी, लेकिन वो किसका होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पर ये हमने विस्तार पढ़ लिया कोटि 2 के सारणिक का। यहाँ से एक चीज़ और देख लो, यदि हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि A1 का उपसारणिक या A1 का सहखंड क्या आएगा, A1 का सहखंड हम लिखते हैं तो A1 का सहखंड C11 से लिखा जाएगा। तो -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, इसके सामने की पंक्ति यहाँ पर लिख देते हैं, M11 उपसारणिक लिखेंगे इसका। तो C11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। और M11 का मान B2 आ जाएगा। भाई A1 के सामने की पंक्ति स्तंभ हटाओगे, केवल B2 बचेगा, तो इसका मान B2 आएगा। इसी तरह से C12 की बात करते हैं तो -1 की पावर 1 + 2 होगा, और ये आ जाएगा M12। तो यहाँ पर -1 की पावर 3 होगा, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर इसका B1 का, तो ये A2 आ जाएगा। तो ये आएगा माइनस का A2। देखिए यहाँ पर जो कोफैक्टर सहखंड आया है पहली पंक्ति के और पहले स्तंभ के अवयव का, वो B2 आया प्लस का, और यहाँ पर पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव का जो सहखंड आया है वो किसका आया है, माइनस का आया है। इसको ध्यान में रखेंगे और इसी की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं अभी। देखिए यहाँ पर A1 प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हमने प्रसार किया, तो देखिए A11 है, ये A11 का मान लिखेंगे तो A1 आएगा। और इसके साथ में B2 है, तो B2 जो है वो
किसका सहखंड था? इसी का सहखंड था, अभी हमने निकाला है, या वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। C11 का मान B2 आया था। फिर इसके बाद दूसरा अवयव B1 है, तो ये है A12, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। और इसके साथ B2 के साथ कौन है? A2 है, माइनस का है, माइनस चिन्ह बाद में लेते हैं। तो A2 किसका सहखंड था? पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव का सहखंड था, और ये माइनस का आया था। तो यहाँ पर जब C12 हम लिख देंगे तो ये पहले ही माइनस का होगा, तो बीच में क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर A11 C11 प्लस A12 C12। A11 हमारा क्या है? ये अवयव है, सारणिक का एक अवयव है, और ये क्या है? उस अवयव का सहखंड है, और दोनों के बीच में किसका चिन्ह लगा हुआ है? गुणे का। इसके बाद दूसरा अवयव है उसी पंक्ति का, पहली ही पंक्ति का दूसरा अवयव और उसी अवयव का सहखंड, दोनों को क्या कर दिया हमने? जोड़ दिया। तो यहाँ पर इससे एक परिभाषा निकल कर आएगी, किसी भी सारणिक का विस्तार जब करते हैं तो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार हम कर सकते हैं। हम यहाँ पर पहली पंक्ति के सापेक्ष किए थे, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष भी कर सकते हैं, पहले स्तंभ के सापेक्ष भी कर सकते हैं, अथवा दूसरे स्तंभ के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी सारणिक का विस्तार या कह लीजिए किसी सारणिक का मान किसी भी पंक्ति के अवयवों और उनके संगत सहखंडों के गुणनफल का बीजगणितीय योग होता है। यह परिभाषा है किसकी? सारणिक के विस्तार की। किसी भी सारणिक का मान जो होता है वो अवयव और किसी भी पंक्ति के सापेक्ष करें, उसी पंक्ति के अवयव और सहखंड के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा, पहली पंक्ति लिया था तो पहली पंक्ति के अवयव और उन्हीं के सहखंड, बीच में प्लस लगा दिया। और यहाँ पर यदि हम दूसरी पंक्ति ले लें, दूसरी पंक्ति ले लेते हैं तो अवयव दूसरी पंक्ति के हैं A21 और दूसरा अवयव है A22, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसके साथ C21 लिख दीजिए, इसी का सहखंड लिख दीजिए और दोनों के बीच प्लस लगा दीजिए। ये जितना मान इसका आएगा उतना ही मान इसका आएगा। पहले स्तंभ के सापेक्ष भी हम कर सकते हैं, A11 के साथ C11 प्लस A21 प्लस C2 इंटू C21 हो जाएगा। यहाँ पर जो अवयव लिखेंगे उसके गुणे में उसी अवयव का सहखंड लिख दिया जाएगा, मान यही आएगा हमारा। और इसके लिए जो चिन्ह प्रणाली है वो हमने निकालना बताया। प्रत्येक अवयव के लिए चिन्ह प्रणाली कैसे निकालेंगे? -1 की पावर i प्लस j, या फिर उसको मत याद कीजिए। यदि ये परिभाषा याद कर ली है, इस तरह से निकालना सीख लिया तो कुछ मत पढ़ो, फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आएगा यही, जो ये आया है यही आएगा, किसी भी स्तंभ के सापेक्ष करें। इसी प्रकार से अब हम अगली कोटि बढ़ाते, यहाँ कोटि 2 पर थे हम, अब हम कोटि 3 पर आते हैं। कोटि 3 पर देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति A3 B3 C3। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, किसी भी सारणिक का जो विस्तार होता है, सारणिक का मान होता है, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं। हम पहली पंक्ति के सापेक्ष करते हैं, तो पहली पंक्ति के पहले अवयव को A11 कहेंगे तो इसी का सहखंड लिख दिया C11। फिर दूसरा A12 तो इसी का सहखंड C12, और फिर तीसरा पहली पंक्ति का अवयव A13 तो इसी का सहखंड। जो अवयव लिखेंगे उसकी गुणा उसी के सहखंड से कर देंगे और तीनों के बीच क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। अब देखते हैं ये आएगा क्या। A11 का मान लिखेंगे तो A1 है, और C11 का मान -1 की पावर 1 + 1 फार्मूले से, सूत्र से, और यहाँ पर M11 लिख देंगे तो M11 क्या होगा? M11 माइनर ऑफ A11। इसके सामने की पंक्ति हटा दीजिए, स्तंभ हटा दीजिए, उपसारणिक जिसको बोलते हैं उसको इंग्लिश में माइनर कहते हैं। तो यहाँ पर उपसारणिक लिखा जाएगा A1 का, तो ये आ जाएगा हमारा B2 B3 C2 C3, ये आ जाएगा। और फिर A12 तो ये B1 आएगा, फिर C12 तो इसका मान लिखेंगे -1 की पावर 1 + 2, और यहाँ पर M12 लिख देंगे, इस अवयव का पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव का उपसारणिक। तो इसके सामने की पंक्ति स्तंभ हटा देंगे तो बचेगा A2
C2 और ये हो जाएगा प्लस C1 जब लिखेंगे तो -1 की पावर 1 + 3 होगा और यहाँ पर आ जाएगा A2A3 और B2B3 ये आ जाएगा। अब इसमें हम चिन्ह देख लेते हैं तो A1 के साथ आया B2B3 C2C3 यहाँ -1 की पावर 1 + 2 -1 की पावर 3 होगा, यहाँ -1 की पावर 2 था तो इसलिए प्लस लगा, -1 की पावर 3 होगा तो ये माइनस लग जाएगा तो B1 हो जाएगा, ये आ जाएगा A2 C2 A3 C3 और प्लस यहाँ पर प्लस लगेगा -1 की पावर में 4 हो जाएगा तो A2 A3 और B2B3 ये आ जाएगा। देखिए ये जो शारीरिक था उसमें 3 पंक्तियाँ थी, 3 स्तंभ थे और जब हमने प्रसार किया तो जो शारीरिक हमको प्राप्त हुए उसमें 2 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ हो गए, अर्थात इस तरह से एक एक करके हम पंक्तियों की संख्या को कम करते जाते हैं या और स्तंभों की संख्या भी कम होती जाती है। अब यहाँ पर इसको हम हल करेंगे तो यह आ जाएगा A1 B2 C3 B3 C2 B1 A2 C3 A3 C2 और प्लस C1 तो A2 B3 A3 B2। अब ये हमने कैसे लिख दिया, ये हमने कोट 2 में बताया था। A1 की गुणा B2 से करेंगे, विकर्णतः गुणा करते हैं, A1 की गुणा B2 से करेंगे और फिर जब इसकी A2 की गुणा B1 से करेंगे तो हम माइनस लगा देंगे और फिर हमने क्लियर भी किया था माइनस क्यों आ जाता है, सहखंड के कारण। यहाँ भी जो ये माइनस का B1 हुआ है तो ये सहखंड के कारण ही है क्योंकि B1 का जो सहखंड होगा वो ऋणात्मक होगा, इसीलिए इसका चिन्ह माइनस का हो जाता है। बाकी A1 और C1 के सहखंड धनात्मक ही आएंगे, उनके सामने प्लस ही लगेगा इसके बाद, तो इसलिए A1 और C1 ये दोनों धनात्मक ही हैं। अब इसको हम कैसे दूसरी पंक्ति के सापेक्ष भी इसी तरह लिख सकते थे, तीसरी पंक्ति के सापेक्ष भी इसका विस्तार लिख सकते थे, मान आ जाता। अब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो कैसे प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार हम कर देंगे, लेकिन जो हम अवयव लेंगे वो इसी तरह से, अब ये लिखेंगे नहीं डायरेक्ट, ये फार्मूला याद कर लीजिए, इसी में मान रखते जाइए, आ जाएगा। देखिए यहाँ पर शारीरिक के विस्तार के आधार पर हम देखते हैं, एक कोट 2 का और एक कोट 3 का। शारीरिक का विस्तार कैसे ज्ञात करेंगे, शारीरिक इसका संख्यात्मक मान कोई होगा तो यहाँ पर पहली पंक्ति के अवयव हैं 2 और 3 और दूसरी पंक्ति के अवयव हैं 4 6, तो हम पहली या दूसरी पंक्ति में से किसी भी पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की गुणा करेंगे 6 से, विकर्णतः गुणा करते हैं, 2 की गुणा 6 से करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, 3 की गुणा 4 से करेंगे। अब ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो ये अवयव है 3 हमारा, ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, तो जो इसका सहखंड होगा वो लिखा जाएगा -1 की पावर 1 + 2, तो उसका मान माइनस ऋणात्मक आएगा, इसीलिए माइनस बीच में हमने लगा दिया। और सहखंड आएगा क्या, इसका स्तंभ ये हटा देंगे, पंक्ति हटाएंगे, 4 आ जाएगा वो लिखा हुआ। तो 2 छाक 12 हो गया और 3 चौके 12 हो गया, तो इसका मान कितना आया, 0 आ गया। इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। इस तरह से हम कोट 2 के शारीरिक का मान ज्ञात करते हैं। कोट 3 का जो आ जाएगा सर, उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए प्रथम पंक्ति के सापेक्ष यदि हम प्रसार करें, अभी हम प्रथम पंक्ति इसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 2। अब ये देखेंगे कि ये जो 2 लिखा हुआ है कौन सा अवयव है, A11 है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, तो इसका सहखंड लिखेंगे तो -1 की पावर में 1 + 1 अर्थात -1 की पावर में 2 होगा, तो वो प्लस का हो जाएगा। और फिर हम जब ये प्लस का होगा, इस अवयव 2 का जो सहखंड होगा वो प्लस का होगा, तो इसके बाद हम इसका माइनर लिख देंगे, उपसारी लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2 1 0 0। इसके सामने की पंक्ति स्तंभ हटा देते हैं, आ जाता। अब हम अगले अवयव पर बढ़ते 1 पर आते हैं। 1, अब 1 के आगे माइनस लगाते हैं, क्यों, क्योंकि जो इसका सहखंड होता है वो ऋणात्मक, उसके आगे लगता है -1 की पावर 1 + 2, तो वो माइनस का आता है, माइनस लगा दिया। अब इसका उपसारक लिख लेंगे, इसके सामने की पंक्ति स्तंभ हटा देंगे, तो आएगा -2 आएगा, 3 आएगा, 0 और 0 आ जाएगा।
और फिर प्लस का 3 लिख लेंगे क्योंकि इसका जो सहखंड होगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो 3 लिखेंगे तो यहाँ पर पंक्ति स्तंभ हटा देंगे, उपसारक लिख लेंगे। तो ये तो -2 3 2 चिन्ह पहले ही देख ले रहे हैं तब उपसारक लिख रहे हैं, चिन्ह पहले ही। ये प्लस इसके जो सहखंड आएंगे उसका चिन्ह प्लस का आएगा, इसके आगे माइनस का आएगा, इसका सहखंड जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसीलिए ये प्लस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। अब हम जैसे दूसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते, -2 ये दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है तो इसका जो सहखंड आता है वो ऋणात्मक आता, और यहाँ पर 0 का जो सहखंड आएगा वो भी ऋणात्मक आएगा। निकाल कर देख लीजिए, तो इसके लिए माइनस माइनस लगेगा और केवल इसके लिए प्लस लगेगा। प्रसार करेंगे आएगा यही जो यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा 2। इसका प्रसार करना भी हमने बताया, 0 - 0 आ जाएगा, -1 ये 0 - 0 हो जाएगा और +3 तो ये -2 और माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये होगा हमारा 0 और ये होगा हमारा 0 और यहाँ पर +3 और 6 2 8 -8 हो जाएंगे। तो ये -24 आ गए। ये इस सारणिक का मान है। देखिए पहले जो सारणिक था उसका मान 0 आया, इस सारणिक का मान -24 आया। तो ये ध्यान रखेंगे जो सारणिक होते हैं वो किसी न किसी संख्यात्मक मान को व्यक्त करते हैं। उनका कोई संख्यात्मक मान होता है, वो शून्य भी हो सकता है और शून्य नहीं भी हो सकता है। इस तरह से हम सारणिक का प्रसार कर लेते हैं, विस्तार कर लेते हैं। देखिए विस्तार के आधार पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी कभी कहता है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर जैसे हम आव्यूह यदि ये होता तो तुलना करते, x बराबर 2 आ जाता, x बराबर 3 आता, लेकिन ये आव्यूह नहीं है, ये सारणिक है। आव्यूह यदि होता तो ये x 3 6x इसी प्रकार पंक्तियों और स्तंभों में लिखे होते, लेकिन इनके ये बंद बड़े कोष्ठक के अंदर लिखे होते। अब ये बड़े कोष्ठक के अंदर नहीं लिखे गए हैं, 2 समांतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं के मध्य लिखे गए, इसलिए ये सारणिक को व्यक्त करते हैं। तो सारणिक का मान अर्थात इसका प्रसार निकालेंगे तो आ जाएगा x² और माइनस का 18 6 × 3, यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, माइनस का 0 आ जाएगा। तो ये x² - 18 बराबर 6, ये एक हमारी समीकरण बन गई। तो x² बराबर 6 + 18, तो x² बराबर आएगा 24। तो x बराबर क्या हो जाएगा √24, वो भी प्लस माइनस में, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। अब इसको हम हल करेंगे तो 2√6 इसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि x का मान ज्ञात करो, तो पहले हम सारणिक का विस्तार करेंगे, जो समीकरण प्राप्त होगी उससे x का मान हम ज्ञात करेंगे। ये जो सारणिक का विस्तार था वो हमने पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर जो पहली एक्सरसाइज बुक में दी गई है वो लगा सकते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन जो फंसेंगे वो पूछ सकते हैं फ़ोन करके।